वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 5G में। अब वक्त है दोस्तों समझने का। एमपीजीके की यह क्लास नंबर 14 है और आज की इस क्लास में हम मध्य प्रदेश का इतिहास से संबंधित टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं और राजवंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक की यह अंतिम क्लास है। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की इस सीरीज में हम 4000 से अधिक प्रश्नों को कवर करने वाले। सभी के सभी प्रश्न एमसीक्यू के फॉर्मेट में होंगे और सभी प्रश्नों को हम कंसेप्ट और डिटेल के साथ में देखने वाले हैं। जो बच्चे एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो उनके प्री की एग्जाम के लिए, एमपी पुलिस की एग्जाम के लिए और व्यापम के अन्य एग्जाम जिसमें कि एमपीजीके से प्रश्न आते हैं, सभी के लिए यह सीरीज अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस सीरीज में हमने एमपीपीएससी 2020 है ना 2020 के सिलेबस को पूरा टॉपिक वाइज कवर किया हुआ है। पूरा सिलेबस प्री का हम इसमें कवर कर रहे हैं जो कि एमपीजीके से रिलेटेड है। सभी के सभी प्रश्न कैसे हैं दोस्तों? तो वे एक सेकेंड, कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है। सभी के सभी प्रश्न टॉपिक वाइज है। यदि आप यह पूरी सीरीज देख लेते हैं तो यकीन मानिए कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से आपका नहीं छूटेगा या एमपीजीके से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो मध्य प्रदेश का इतिहास आइए जानते हैं इसके बारे में। पहला प्रश्न आज की क्लास का हम लेते हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध में भाग लेने वाला सिंधिया शासक कौन था? दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि किसके किसके बीच में हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध यह होता है अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा। ठीक है दोस्तों, इनके बीच में होता है। तो मराठों की ओर से इस युद्ध में कौन भाग लेता है यह पूछा गया है। उस समय आपको पता होगा कि सिंधिया, यह जो वंश होता है, यह मराठों का सरदार इस रूप में यह मध्य प्रदेश पर शासन करता है और इनमें से महदजी सिंधिया इस युद्ध में भाग लेते हैं। महदजी सिंधिया इस युद्ध में भाग लेते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर भी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यदि यह पूछा जाए कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो दोस्तों यह युद्ध होता है 14 जनवरी 1761 को। ठीक है, 14 जन 1761 में। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। पानीपत के युद्ध जो कि 1761 में हुआ था के समय ग्वालियर के किले पर किसने अधिकार कर लिया था? तो दोस्तों उस समय क्या हुआ था कि जो महादजी सिंधिया मराठों की ओर से इस युद्ध में भाग लेने के लिए गए थे, यह इस युद्ध से बचकर भाग निकले थे और इन्होंने ग्वालियर छोड़ दिया था और ये दिल्ली जाकर वहां पर शरण ले ली थी। तो उस कंडीशन में एक जाट सरदार हुआ करते थे लोकेंद्र सिंह, इन्होंने आकर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, लोकेंद्र सिंह। इन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था इस पानीपत के तीसरे युद्ध के जस्ट बाद में। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे। दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय को कैद से मुक्त कराने में कौन सिंधिया शासक ने मदद की थी? तो दोस्तों वो मदद करने वाले शासक थे महदजी सिंधिया। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि महदजी सिंधिया जो है इस सिंधिया वंश के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं, है ना। तो इनके बारे में आपको, अगर आप थ्योरी बुक से पढ़ रहे हैं तो इनके बारे में आपको विशेष रूप से पढ़ना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय ने महदजी सिंधिया को अपने राज दरबार में कौन से पद पर नियुक्त किया था? तो मुक्त होने के बाद इन्होंने महदजी सिंधिया को वकील और सलाहकार के पद पर नियुक्त किया था, है ना। किस पद पर? वकील के पद पर और सलाहकार के पद पर। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। महदजी सिंधिया ने ग्वालियर के दुर्ग पर पुनः अधिकार कब प्राप्त किया? जैसा कि आपको मैंने बताया था कि वह भागकर दिल्ली चले गए थे। तो वापस ये आते दोस्तों 1765 में, है ना, 1765 में। तो 4 वर्ष ये ग्वालियर के बाहर बिताते हैं 1761 से लेकर 1765 के बीच। 1765 में ये लोकेंद्र सिंह जाट को पुनः पराजित कर अपने दुर्ग यानी कि ग्वालियर के दुर्ग पर पुनः अधिकार कर लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न के आंसर को बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमने इस मंथ के लिए 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ दोस्तों, है ना। जैसा कि आप हमारे चैनल को देख रहे होंगे, कंटिन्यू विजिट कर रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि हमारे चैनल पर अभी वर्तमान यह नया चैनल है, इसमें सब्सक्राइबर काफी कम है। तो हमने अगले इस मंथ के लिए 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है और टारगेट इसलिए रखा हुआ है कि टारगेट पूरा होता है तभी हम इस यूट्यूब चैनल को कंटिन्यू रन कर पाएंगे। तो दोस्तों आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इस टारगेट को जल्द से जल्द अचीव कर सके।
और अपनी सेवाएं कंटिन्यू इस पर दे सके। अच्छा, इस टारगेट को अचीव करने के बाद आपका क्या प्रॉफिट होगा, इस बारे में भी आपको बता दूं कि इस टारगेट को अचीव करने के बाद मैं अपने इस चैनल पर एमपीपीएससी मेंस, है ना क्या दोस्तों, एमपीपीएससी मेंस, इसके 3 सब्जेक्ट, मेंस के 3 सब्जेक्ट, पूरे के पूरे 3 सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस अपने इस यूट्यूब चैनल पर कवर करने वाला हूं। अभी आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं, किसी भी बंदे ने या किसी भी टीचर ने कहे तो एमपीपीएससी का पूरा सिलेबस मेंस का किसी ने भी कवर नहीं किया हुआ है, वो पहली बार मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, यदि यह मेरा टारगेट पूरा हो जाता है तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये टारगेट जल्द से जल्द कब पूरा होता है और कब मैं एमपीपीएससी मेंस का सिलेबस ला पाता हूँ। फिलहाल के लिए प्री के सिलेबस से आप ये अगला प्रश्न देखिए, धोपड़ का युद्ध यह कब हुआ था। तो दोस्तों थोड़ी सफाई कर दे, धोपड़ का युद्ध कब हुआ था। तो धोपड़ का युद्ध होता है 10 जून 1768 को। कब होता है दोस्तों, 10 जून 1768 को। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। यदि ये पूछा जाए कि धोपड़ का युद्ध किन दो पार्टियों के बीच में हुआ था, तो दोस्तों यह होलकर और पेशवाओं के बीच में होता है। किसके बीच में होता है यह, होलकर जो कि इंदौर के शासक थे, और पेशवा जो कि मराठे, है ना, पेशवा मतलब मराठे, तो इन दोनों के बीच में यह युद्ध होता है। यदि ये पूछा जाए कि होलकर की ओर से कौन लड़ता है और पेशवा की ओर से इस धोपड़ के युद्ध में कौन लड़ता है, तो होलकर की ओर से लड़ता है इसमें देवी अहिल्याबाई, सेना का नेतृत्व होता है देवी अहिल्याबाई के हाथ में। ठीक है, देवी अहिल्याबाई। और पेशवा की ओर से पेशवा राघोवा, या इनका एक अन्य नाम था रघुनाथ राव। क्या दोस्तों, रघुनाथ राव, इनको ही हम राघोवा के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों आपस में भिड़ जाते हैं, इसमें राघोवा की पराजय होती है और देवी अहिल्याबाई की सेना जीत जाती है। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, ग्वालियर का वह सिंधिया शासक जिसने अपनी सेना को यूरोपीय शैली में संगठित करने की सर्वप्रथम व्यवस्था की थी, है ना, तो यूरोपीय शैली में अपनी सेना को सर्वप्रथम किसने संगठित किया, यह पूछा जा रहा है। तो यह कार्य किया था दोस्तों महदजी सिंधिया ने, है ना, तो इन्होंने अपनी सेना में भी एक रिफॉर्म लेकर आया था, यह हम कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। और इसके लिए उन्होंने एक छावनी बनाई थी बड़गांव में। ठीक है, यूरोपीय सेना यानी कि यूरोपीय शैली में जहां पर प्रशिक्षण दिया जाता था, वह छावनी बनी थी बड़गांव में। अब अगला प्रश्न देखते हैं, सालबाई की संधि कब हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप विशेष रूप से याद रखेंगे सालबाई की संधि के बारे में, है ना। तो यह सालबाई की संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, किसके बीच में होती है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी आईआईसी वर्सेस मराठा, है ना। जो सालबाई की संधि इन दोनों के बीच में होती है, और यह होती है दोस्तों 17 मई 1782 को। कब होती है, 17 मई 1782 को। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यदि पूछा जाए कि सालबाई की संधि में एक्चुअली हुआ क्या था, है ना, संधि में कोई ना कोई समझौता होता है, तो समझौता क्या था, तो इसमें महदजी सिंधिया को अंग्रेजों ने यमुना नदी के पश्चिम का क्षेत्र दे दिया था। समझ गया। चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, 1818 तक मराठा होलकर की अवधि के दौरान मालवा की राजधानी क्या थी, यह पूछा जा रहा है। तो 1818 के दौरान यह राजधानी महेश्वर थी, है ना। कब थी यह, महेश्वर थी। चलिए यदि पूछा जाए कि महेश्वर किस जिले में आता है, तो वर्तमान में महेश्वर खरगोन जिले में। कहाँ यह, खरगोन जिले में। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सिंधिया वंश का वह शासक जिसने सिंधिया राज्य की राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की थी। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि सिंधिया वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, यह प्रश्न भी एग्जाम में आता है। तो प्रारंभिक राजधानी क्या होगी, प्रारंभिक राजधानी होती है आपकी उज्जैन। अब यह पूछा जा रहा है कि उज्जैन से राजधानी ग्वालियर स्थानांतरित थी, वह करने वाला कौन था। तो वह करने वाला था दोस्तों दौलत राव सिंधिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। और यह हुआ था सन 1810 में। ठीक है, आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से वह सिंधिया शासक जिसके निसंतान होने से सिंधिया राज्य की राजगद्दी पर दत्तक पुत्र बैठा था, वह कौन था, है ना। या सीधे सीधे ये प्रश्न की बात करूं तो यह पूछा जा रहा है कि सिंधिया वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसकी डायरेक्ट कोई संतान नहीं थी, इन्होंने अपने दत्तक पुत्र को गद्दी पर बिठाला था। तो इस सवाल के लिए सही सही जवाब हो जाता है महदजी सिंधिया। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। चलिए इस प्रश्न के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। महदजी सिंधिया, इनका कोई पुत्र नहीं था, तो महदजी सिंधिया ने क्या किया कि राजगद्दी पर
दौलत राव, जो कि इनका एक रिलेटिव था, है ना। कौन दोस्तों? दौलत राव, इनको गद्दी पर यह बिठाते हैं, दौलत राव। ठीक है। अब क्या होता है कि दौलत राव इनका भी कोई पुत्र नहीं होता है, तो ये भी एक दत्तक पुत्र को गद्दी पर बिठाते हैं, जिनका नाम होता है जनकोजी राव। ठीक है, क्या नाम है इनका? जनकोजी राव। ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है, मतलब यहाँ से संयोग कहें या क्या क्या समझ नहीं आ रहा है, जनकोजी राव का भी कोई पुत्र नहीं होता है, तो ये भी दत्तक पुत्र के रूप में जयाजी राव सिंधिया को गद्दी पर बिठाते हैं, जयाजी राव। ठीक है। और विडंबना देखिए कि जयाजी राव का भी कोई पुत्र नहीं होता है, तो फाइनली ये गद्दी पर अपने दत्तक पुत्र के रूप में माधव राव को गद्दी पर बिठाते हैं। इस प्रकार से माधव राव सिंधिया वंश के शासक बन जाते हैं। ठीक है, आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। महदजी सिंधिया, इनका कोई पुत्र नहीं होता। दौलत राव इनका दत्तक पुत्र। जानकोजी राव, यह दौलत राव का दत्तक पुत्र। और जयाजी राव, यह जनकोजी राव का दत्तक पुत्र। और माधव राव, यह जयाजी राव का दत्तक पुत्र होता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। कवि पद्माकर ने किस सिंधिया शासक के राज दरबार में अली जहां प्रकाश की रचना की थी? इसे भी आप इंपोर्टेंट करके नोट करेंगे। ठीक है, कि प्रश्न क्या आ सकता है एग्जाम में, अली जहां प्रकाश इस की ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? इस ग्रंथ की रचना दोस्तों पद्माकर के द्वारा की गई थी। पद्माकर एक रीतिकालीन लेखक थे। क्या दोस्तों? रीतिकालीन, है ना। यह एक रीतिकाल के लेखक थे। चलिए अब हम प्रश्न पर आते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया के राज दरबार में यह हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। ग्वालियर का वह सिंधिया शासक जिसके शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने बैजाबाई को ग्वालियर रियासत की रीजेंसी नियुक्त किया था, उसके बारे में पूछा जा रहा है। बैजाबाई एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इनके बारे में आप याद रखेंगे। तो उनका नाम था दोस्तों जनकोजी राव सिंधिया, है ना। कौन? जनकोजी राव सिंधिया। जब ये दत्तक पुत्र के रूप में गद्दी पर बैठते हैं, तो उस समय सरकार की ओर से बैजाबाई को उनके निर्णय लेने के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। बैजाबाई क्या थी? अंग्रेजों की ओर से थी। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। सांस्कृतिक रंगमंच बैजाताल निर्मित है, यानी कि बैजाताल किस स्थान पर है, यह पूछा जा रहा है। तो दोस्तों बैजाताल हमको ग्वालियर में देखने को मिलता है। कहां पर मिलता है? ग्वालियर में देखने को। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। अब यह प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों है, यह हम जानते हैं। ये बैजाताल वही जगह है जहां पर तानसेन संगीत समारोह का आयोजन होता है। किसका आयोजन होता है? तानसेन संगीत समारोह, प्रतिवर्ष। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन यह आता है कि तानसेन संगीत समारोह कहां पर होता है, तो यह ग्वालियर में होता है। यदि ग्वालियर में कहां होता है पूछा जाए, तो यह बैजाताल इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे। सन 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर का वह खजांची जिसने विद्रोही सैनिकों को शाही खजाने से अग्रिम वेतन वितरित किया था, वह कौन था? तो दोस्तों वह भारत का पुत्र था, अमीरचंद वाटिया। कौन था वह? अमीरचंद वाटिया। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। अब अगला प्रश्न अब हम देखेंगे। ग्वालियर में जय विलास पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? इसे भी आप इंपॉर्टेंट के रूप में याद रख सकते हैं, है ना, कि जय विलास पैलेस का निर्माण, इसका निर्माण दोस्तों सन 1874 में होता है। कब होता है? सन 1874। सन को भी आप याद रखिए, क्योंकि आजकल जो है काफी डीप में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जय विलास पैलेस का निर्माण सन 1874 में जयाजी राव सिंधिया के द्वारा करवाया जाता था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जयाजी राव सिंधिया। अगला प्रश्न हम देखेंगे। ग्वालियर स्थित जय विलास पैलेस, अच्छा एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि जय विलास पैलेस यह कहां पर स्थित है ना। अच्छा पिछला प्रश्न को यदि आपने ध्यान से देखा हो, यह जय और यह जय दोनों ही कॉमन है, तो डायरेक्टली भी आप इसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न हम देख रहे थे कि जय विलास पैलेस जो कि ग्वालियर में स्थित है, इसके वास्तुकार कौन थे, है ना। तो इंजीनियर के बारे में पूछा जा रहा है, तो वह थे माइकल फिलोसे। कौन दोस्तों? माइकल फिलोसे। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। ग्वालियर में ग्वालियर व्यापार मेले की शुरुआत किसने की थी, है ना, यह पूछा जा रहा है। तो ग्वालियर इस बारे में आपको याद रखना है कि ग्वालियर व्यापार मेला यह सन 1925 से लगातार आयोजित किया जा रहा है, और इसकी शुरुआत माधवराव सिंधिया के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? माधवराव सिंधिया। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। निम्न में से कौन सा ग्वालियर के सिंधिया शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता था? चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी
के रूप में किसे जाना जाता था? इसका सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं हर वीडियोस में आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते ही नहीं है। ऐसा लगता है कि आप वीडियो देख लेते हैं, है ना, लेकिन आपकी तैयारी जो है अभी ठीक ठाक लेवल पर पहुंची नहीं है। तो कृपया जो मैं पूछता हूँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उन्हें आप सर्च कीजिए गूगल पे और इस कमेंट बॉक्स में आप आकर आंसर दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको वह प्रश्न लंबे समय तक याद रहेगा, यदि परीक्षा में आने की उनकी संभावना काफी अधिक रहती है। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि सिंधियाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी के बारे में पूछा जा रहा है। सिंधियाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी दोस्तों यह शिवपुरी हुआ करती थी, है ना, शिवपुरी हुआ करती थी। यदि पूछा जाए कि शिवपुरी में कौन सी जगह होती थी, तो वर्तमान में जहां पर माधव राष्ट्रीय उद्यान है, क्या दोस्तों, माधव राष्ट्रीय उद्यान, यह क्षेत्र इनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता था। यहाँ पर एक पैलेस है, उसका नाम भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। देख सकते हैं आप, इसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसके से रिलेटेड जो भी प्रश्न मैंने आपसे पूछे वो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आप। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने कौन से सिंधिया शासक के समय प्रशासन के संचालन के लिए काउंसिल ऑफ रीजेंसी, अच्छा आप देख रहे होंगे ये शब्द काउंसिल ऑफ रीजेंसी, है ना, इसका एक्चुअली मतलब क्या है वो हम समझते हैं। काउंसिल ऑफ रीजेंसी का मतलब है कि किसी राजा के राज दरबार में होने वाली सभी घटनाओं की जो सूचना है वह जाकर अंग्रेजों को दी जाए, है ना। तो ये जो अंग्रेज प्रशासन था वह इनको नियुक्त करता था। इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों माधवराव सिंधिया प्रथम, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। ग्वालियर स्थित मोती महल का निर्माण किसने करवाया? इसे भी आप इंपोर्टेंट करके आप याद रखेंगे कि मोती महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो दोस्तों मोती महल का निर्माण होता है सन 1956 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह, इसका सन भी आपको याद रखना है, सन 1956 में। और इसका निर्माण करवाया जाता है जीवाजी राव सिंधिया के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। अब यह इंपॉर्टेंट क्यों है मोती महल, यह मैं आपको बताता हूँ। मोती महल इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि वर्तमान में यह मध्य प्रदेश राज्य के महालेखाकार का कार्यालय है। किसका कार्यालय? मध्य प्रदेश राज्य के महालेखाकार, इनका यह कार्यालय है। ठीक है, इसीलिए मोती महल अत्यंत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश राज्य के महालेखाकार कार का कार्यालय किस स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों उस कंडीशन में इस सवाल का सही जवाब होता है ग्वालियर। ठीक है, जहां पर मोती महल स्थित है वही है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे विशेष रूप से याद रखिएगा, है ना। ग्वालियर के अंतिम सिंधिया शासक कौन थे? तो दोस्तों 1948 तक, कब तक? 1948 तक। 1948 में क्या होता है कि राज्य रजवाड़ों रियासतों का विलय भारत के संग में हो जाता है। तो अंतिम जो शासक थे वह थे जीवाजी राव सिंधिया। कौन थे दोस्तों? जीवाजी राव सिंधिया। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। जीवाजी राव सिंधिया ने ग्वालियर रियासत का विलय भारत संघ में किस डेट में किया था, यह पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इन्होंने यह काम किया था 23 जनवरी 1948 को। 1948 तो आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, है ना। यदि इतना आपको याद है 1948, तो आप दो ऑप्शन तो इसमें से ऐसे ही काट देते हैं। अभी आपके पास 23 जनवरी और 12 मार्च है ना, तो दो तीन ही ऐसा करके भी आप इसे याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर एक इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे। युद्ध जो इंदौर, नागपुर और रीवा तत्कालीन राज्यों को ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत ले आया था, वह कौन सा युद्ध था? है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या वेरी इंपॉर्टेंट। एक युद्ध है जिसके बाद इंदौर का राज्य, नागपुर का राज्य और रीवा का राज्य, ये तीनों के तीनों राज्य अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गए थे, ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों वह युद्ध था थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध। कौन सा था वह युद्ध? थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। और यह हुआ कब था? तो यह 1917 से 1919 के दौरान हुआ था। ठीक है, यह भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। जीवाजी राव सिंधिया का मध्य भारत यानी कि जो पार्ट बी स्टेट कहलाया था बाद में राज्य प्रमुख के रूप में कार्यकाल कब से कब तक रहा, यह पूछा जा रहा है। तो इनका कार्यकाल दोस्तों 1948 से लेकर 56 तक रहा था, है ना, 1948 से लेकर 56 तक। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। बात की जा रही है यहाँ पर मई से लेकर अक्टूबर तक की। यदि डेट के रूप में पूछी जाए तो यह 28 मई डेट है से लेकर 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर तक यह शासन रहा है। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे। भोपाल में नवाबी शासन की स्थापना किसने की थी?
है ना। एक प्रश्न आ गया है क्या? नहीं, ठीक है। भोपाल में नवाबी शासन की स्थापना की बात पूछी जा रही। तो दोस्तों भोपाल में नवाबी शासन दोस्त मोहम्मद खां के द्वारा स्थापित किया गया था, या दोस्त मोहम्मद खां ने चालू किया था। यदि पूछा जाए कि दोस्त मोहम्मद खां कौन था, तो यह मुगलों के अंडर में, किसके अंडर में? मुगल, इनके अंडर में, मुगल में भी किसके अंडर में बात की जाए तो औरंगजेब, इनके अंडर में एक अफगान सैनिक था, है ना, अफगान जलेबी वाला अफगान सैनिक। ठीक है, यह आप याद रखेंगे, अतिरिक्त जो जानकारी है। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। भोपाल के नवाब थे, भोपाल के नवाब के बारे में पूछा जा रहा है। इनमें से कौन भोपाल का नवाब है, मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो इनमें से दोस्तों फैज मोहम्मद खान, कौन दोस्तों? फैज मोहम्मद खान, यह भोपाल के नवाब रहे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। जनरल दोस्त मोहम्मद खान वास्तव में क्या थे? तो मैंने आपको क्या बताया था, ये अफगानी थे बेसिकली, है ना। तो ये अफगान सैनिक थे। किसके अंडर में थे? तो मुगल के अंडर में थे, मुगलों में भी औरंगजेब के अंडर में थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये क्या करते हैं, भोपाल का शासन अपने हाथों में ले लेते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। भोपाल रियासत की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? ठीक है दोस्तों, तो भोपाल रियासत पर दोस्त मोहम्मद खान ने अपना मतलब कि साम्राज्य, अपना कंट्रोल स्थापित करने के लिए गिन्नौरगढ़ की रानी कमलापति से सहायता मांगी थी। किसकी दोस्तों? रानी कमलापति से। यह कहाँ की थी? तो गिन्नौरगढ़ की यह रानी थी। वर्तमान में यदि पूछा जाए गिन्नौरगढ़ यह कहाँ पर है, तो यह सीहोर जिले में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। भोपाल रियासत की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर थी? तो भोपाल रियासत की प्रारंभिक राजधानी भोपाल के ही समीप इस्लामाबाद नगर इस नाम से। दोस्तों अगला प्रश्न हम देखेंगे। दोस्त मोहम्मद खां से मुगल शासक की सेना में एक अफगान सैनिक के रूप में कार्यरत था, है ना। पूछा जा रहा है कि दोस्त मोहम्मद खां किस मुगल शासक के सेना में एक सैनिक के रूप में था। तो मैंने आपको बताया था क्या, औरंगजेब के शासनकाल या औरंगजेब का सैनिक था, यह हम कह सकते हैं। इस प्रकार से इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। भोपाल के नवाब दोस्त मोहम्मद खां को खान की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी? यह इंपॉर्टेंट है, आप इसे विशेष रूप से याद रखेंगे। यह खान की उपाधि इन्हें फारूक शेयर के द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम देखते हैं। दुरई की संधि यह कब हुई थी? तो दुरई की संधि यह जीवाजीराव प्रथम और भोपाल के निजाम इनके मध्य होती है, सन था 1738। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। किस किस के बीच में? ग्वालियर और भोपाल के बीच में। बस आप इतना याद रखिए कि ग्वालियर वर्सेस भोपाल यह होता है दुरई की संधि। ठीक है, अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। दोस्त मोहम्मद खान ने गिन्नौरगढ़ के किले पर कब अधिकार कर लिया था? देखिए गिन्नौरगढ़ की रानी ने भोपाल में इनके साम्राज्य की स्थापना के लिए इनकी सहायता की, और दोस्त मोहम्मद खान ने गिन्नौरगढ़ के किले पर ही अपना अधिकार कर लिया, है ना। तो कैसी धोखेबाजी इन्होंने की? यह काम इन्होंने किया था दोस्तों सन 1723 में। कब? 1723 में। और मैंने आपको बताया था गिन्नौरगढ़ का किला यह किस स्थान पर है वर्तमान में? तो ये मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में अभी वर्तमान में आता है, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले, जो कि भोपाल के समीप ही। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। भोपाल की प्रथम एंग्लो भोपाल संधि, जिसको कि हम रायसेन संधि के नाम से जानते हैं, इसे भी आप इंपॉर्टेंट करके नोट करेंगे कि रायसेन की संधि किस किस के बीच में हुई थी, यह पूछा जा रहा है। तो दोस्तों रायसेन की संधि होती है सन 1818 में। कब होती है? सन 1818 में। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि रायसेन की संधि भोपाल के नवाब नजर मोहम्मद खां और ब्रिटिश अधिकारी स्टीवर्ट इनके बीच में होती है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, नजर मोहम्मद खां और स्टीवर्ट के मध्य। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। भोपाल रियासत की प्रथम बेगम का नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, विशेष रूप से लाल कलर से इसको आप याद रखिएगा कि भोपाल रियासत की पहली बेगम कौन थी। तो दोस्तों भोपाल रियासत की पहली बेगम थी कुदसिया बेगम। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाता है, कुदसिया बेगम, जो कि अभी मुझे एग्जैक्ट सन तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन 1820 के आसपास यह बनी थी, है ना। कब थी यह? 1820 के आसपास थी, एग्जैक्टली नहीं है ये, इसे आप गूगल पर जाकर कंफर्म कर सकते हैं। 1820 के आसपास का कुछ टाइम होगा। यदि पूछा जाए कि यह कुदसिया बेगम कौन थी, तो यह
नजर मोहम्मद खान की पत्नी थी दोस्तों, यह नजर मोहम्मद खान की पत्नी थी, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, शाहजहां बेगम भोपाल की कौन से नंबर की शासक थी। शाहजहां बेगम के बारे में बात की जा रही है और एमपीएसआई में यह आया हुआ क्वेश्चन है। तो शाहजहां बेगम भोपाल की 8वीं शासिका थी। कौन सी थी? 8वीं शासिका थी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। यदि शासकों के क्रम में बात की जाए तो 8वीं थी। यदि महिला शासकों की बात की जाए तो महिला शासकों में इनका नंबर 3rd था। तो यह भी आपको अतिरिक्त फैक्ट के रूप में याद रखना है। 3rd शासिका थी महिला, है ना। यदि महिला पुरुष मिलाकर बात की जाए तो 8वीं शासिका वह हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भोपाल की वह बेगम जो गौहर बेगम के नाम से भी जानी जाती थी, इसे भी आप इंपॉर्टेंट करके नोट कीजिएगा। गौहर बेगम की बात की जा रही है। गौहर बेगम के नाम से कुदसिया बेगम ही जानी जाती थी। तो दोस्तों कौन जानी थी? कुदसिया बेगम। इन्हीं के नाम पर भोपाल में गौहर महल, आपने सुना होगा कि गौहर महल, एग्जाम में क्वेश्चन आता है गौहर महल कहाँ पर है? गौहर महल, तो ये गौहर महल है दोस्तों भोपाल में, है ना, जो इन्हीं के नाम पर है, गौहर बेगम के नाम पर। अगला प्रश्न हम देखते हैं। इस प्रश्न को भी आप इंपोर्टेंट करके याद रखिएगा, बहुत सारी जानकारी इस प्रश्न में दी हुई है। जैसे कि जामा मस्जिद, इसका निर्माण किसने करवाया, यह पूछा जाए तो कुदसिया बेगम, है ना। कौन सा सुमेलित नहीं है यह बताना है। जामा मस्जिद का निर्माण कुदसिया बेगम, मोती मस्जिद का निर्माण सिकंदर जहां बेगम, ताजुल मस्जिद का निर्माण शाहजहां बेगम और 2.5 सीढ़ी मस्जिद का निर्माण नजर मोहम्मद खान। ठीक है दोस्तों, इसमें से जो ऊपर की 3 जानकारी है इनको तो आपको एज इट इज याद रखना है। जामा मस्जिद का निर्माण कुदसिया बेगम के द्वारा करवाया गया, कुदसिया बेगम को ही गौहर बेगम के नाम से जाना जाता था। मोती मस्जिद का निर्माण सिकंदर बेगम के द्वारा करवाया गया, और जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद है जिसका नाम क्या है? ताजुल मस्जिद, इसका निर्माण शाहजहां बेगम के द्वारा करवाया गया। परंतु 2.5 सीढ़ी मस्जिद का निर्माण जो है वह नजर मोहम्मद खान के द्वारा नहीं बल्कि दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा। इस प्रकार से इस सवाल का सही जवाब सुमेलित नहीं पूछा है तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि इस प्रश्न से आपको बहुत सी जानकारियां मिली होगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भोपाल में गौहर महल जो कि 1816 में बना था, है ना, किसके अंतर्गत आता है? तो भोपाल में नवाबों का शासन था तो नवाबों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भोपाल की प्रथम मस्जिद कौन सी है ना, इंपॉर्टेंट है यह भी। भोपाल में बनने वाली पहली मस्जिद के बारे में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों भोपाल की प्रथम मस्जिद है 2.5 सीढ़ी मस्जिद। कौन सी दोस्तों? 2.5 सीढ़ी मस्जिद। निर्माण किसने करवाया इसका? तो दोस्त मोहम्मद खान, डीएम के, है ना, दोस्त मोहम्मद खान ने इसका निर्माण करवाया। यदि पूछा जाए कि भोपाल की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है तो वह है ताजुल मस्जिद। ठीक, चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, भोपाल जिले में स्थित फतेहगढ़ के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अच्छा, बहुत से लोग जो भोपाल में रहते हैं उनको भी नहीं पता होगा कि भोपाल में फतेहगढ़ का किला है ना। फतेहगढ़ का किला कहाँ पर है यदि ये पूछा जाए तो वह दोस्तों आपको भोपाल में देखने को मिलता है, और इसका निर्माण करवाया था दोस्त मोहम्मद खान ने। दोस्त मोहम्मद खान, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, भोपाल का वह नवाब जिसके शासन काल में एक ब्रिटिश अधिकारी गोडार्ड, है ना, ब्रिटिश अधिकारी है जिसका नाम क्या है? गोडार्ड, ने बंगाल से बंबई अभियान के दौरान भोपाल की यात्रा की थी। यह कहाँ जा रहे थे? बंगाल से लेकर बंबई आ रहे थे और भोपाल में इन्होंने होल्ड किया था, है ना, कि भोपाल में अगर कुछ टाइम तक रुके थे। तो उस समय नवाब कौन था यह पूछा जा रहा था। उस समय भोपाल का नवाब हयात मोहम्मद खान था, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। हयात मोहम्मद खान, यह नाम गेडार्ड के साथ में आप करके याद रखेंगे, है ना, संबंधित करके। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, भोपाल रियासत में माजी मामोला कौन थी? क्या पूछा जा रहा है? माजी मामोला कौन थी? तो माजी मामोला यह यार मोहम्मद खान की पत्नी थी। का नाम था, किसका नाम था? यार मोहम्मद खान की पत्नी का नाम। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, भोपाल रियासत पर मराठों का पहला हमला कब हुआ था? पहले हमले के सन के बारे में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यह हमला होता है सन 1812 में। कब होता है? सन 1812 में। इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट याद रखने लायक है नहीं, 1812 में यह हमला होता है। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, भोपाल रियासत की प्रारंभिक राजधानी इस्लाम नगर का पूर्ववर्ती नाम क्या था? इस्लाम नगर का पुराना नाम बेसिकली पूछा जा रहा है।
तो दोस्तों इस्लाम नगर का पुराना नाम था जगदीशपुर, है ना, जगदीशपुर। जैसे कि अभी इलाहाबाद का नाम बदल के क्या रख दिया गया है, प्रयाग। पहले उसका नाम इलाहाबाद नहीं था, कुछ और था, बाद में बदल के इलाहाबाद रखा, फिर बदल के उन्होंने प्रयाग रख दिया। तो अच्छा काम है, नाम बदल रहे हैं लोग, है ना, काम भी बदले तो कुछ फर्क नजर आए। चलिए खैर, हमारा काम पढ़ाई करना, पढ़ाई करते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भोपाल की वह बेगम जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय, यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, अलीगढ़ विश्वविद्यालय की प्रथम महिला चांसलर बनी थी। भोपाल की एक बेगम जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला चांसलर बनी थी, उनका नाम पूछा जा रहा है। तो उनका नाम है दोस्तों सुल्तान जहां बेगम। क्या नाम है, सुल्तान जहां बेगम। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। इन्हें खुसरो जहां बेगम के नाम से भी जाना जाता था। एक अन्य नाम था, क्या है यह, खुसरो जहां बेगम, इस नाम से भी इनको ही जाना जाता था। तो कुछ भी ऑप्शन में आ सकता है दोनों में से, तो आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, भोपाल स्थित शौकत महल किसका राजमहल था। क्या किस बारे में पूछा जा रहा है, शौकत महल के बारे में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों शौकत महल यह सुल्तान जहां बेगम का ही जो था राजमहल हुआ करता था, या इस जगह पर यह रहा करती थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, सन 1857 की क्रांति के समय भोपाल रियासत में किसका शासन था। इंपॉर्टेंट है यह, भोपाल रियासत में किसका शासन था, कब, सन 1857 में। तो उस समय भी सिकंदर जहां बेगम का शासन हुआ करता था। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है, सिकंदर जहां बेगम। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, सन 1857 की क्रांति के समय किसने भोपाल में वैकल्पिक सरकार के रूप में सिपाही सरकार का गठन किया किया था। या एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि सिपाही सरकार का गठन किसने किया था। सिपाही सरकार का गठन दोस्तों वली शाह, महावीर और आरिफ शाह, इन तीनों ने मिलकर किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। ये लोग डायरेक्टली तात्या टोपे और नाना साहब के संपर्क में थे। किसके संपर्क में थे यह, तात्या टोपे प्लस नाना साहब। नाना साहब कौन है, तो नाना साहब मराठा थे, है ना। इन दोनों के संपर्क में ये तीनों थे, ये हम कह सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भोपाल रियासत की शासिका ने सन 1857 की क्रांति के समय कौन से ब्रिटिश अधिकारी को शरण प्रदान की थी। यहाँ ऑप्शन दोस्तों कर्नल ड्यूरेंट, कर्नल स्टाक्तो ट्रेबन, कर्नल लुडवो एवं कोप। तो ये सभी के सभी क्या हो गए थे, ये सभी के सभी भोपाल में आकर शरण लिए थे। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। शासिका कौन थी, तो वो मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, भोपाल रियासत का वह पहला नवाब जिसकी निसंतान शासक के रूप में मृत्यु हो गई, वह कौन था। तो दोस्तों वह पहला शासक था फैज मोहम्मद खान। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, भोपाल रियासत की अंतिम बेगम शासिका कौन थी। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप आईएमपी करके याद रखेंगे। अंतिम बेगम शासिका के बारे में पूछा जा रहा है। यह जो थी दोस्तों, यह सन 1926 में थी। कब थी यह, सन 1926 में। और इनका नाम था सुल्तान जहां बेगम, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, भोपाल रियासत का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों भोपाल रियासत का अंतिम शासक था नवाब हमीदुल्ला खां। कौन था, नवाब हमीदुल्ला खां। यहाँ पे मोहम्मद हमीदुल्ला खां लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। यह कब था, यदि पूछा जाए कि भोपाल का विलय कब भारत के संग में हुआ था, तो यह हुआ था दोस्तों 1949 में। तो ये कब तक रहे होंगे, 1949 तक। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमीदुल्ला खां ने वर्ष 1948 में भोपाल में मंत्रिमंडल सरकार का गठन किया। उसका प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया, यह पूछा जा रहा है। दोस्तों उनके पहले प्रधानमंत्री थे चतुर नारायण मालवीय। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताना कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये कौन थे, है ना, ये भी विशेष पर्सनालिटी है। यह कौन थे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भोपाल विलीनीकरण आंदोलन के समय भोपाल से नई राह समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। समाचार पत्र का नाम आपको याद रखना है, क्या है, नई राह समाचार पत्र। तो दोस्तों इसका प्रकाशन किया गया था रतन कुमार गुप्ता के द्वारा। किसके द्वारा, रतन कुमार गुप्ता के द्वारा। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, विजय के यशोधर्मन स्तंभ में स्थित है
विजय के यशोधर्मन स्तंभ में स्थित है। तो दोस्तों विजय मतलब कहाँ पर स्थित है, बेसिकली यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यह सोनधानी में स्थित है। कहाँ पर? सोनधानी। यदि हम जिले की बात करें तो यह होता है मंदसौर जिले में। कहाँ आता है यह? मंदसौर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। शिवपुरी में 1857 का विद्रोह कब हुआ था? शिवपुरी में विद्रोह कब आरंभ हुआ, यह पूछा जा रहा है। शिवपुरी में विद्रोह आरंभ होता है 20 जून 1857 को। कब होता है दोस्तों? 20 जून 1857 को। और इस विद्रोह के बाद ही कर्नल ड्यूडेंट ये वगैरह जो तीन चार नाम मैंने आपको बताए थे, वे सब भागकर भोपाल आ जाते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। ठाकुर दौलत सिंह जो ब्रिटिश के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में लड़े थे, कौन से जिले से संबंधित है ना? ठाकुर दौलत सिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इसे आप आईएमपी करके याद रखेंगे। यह मध्य प्रदेश के देवास जिले से संबंधित है। इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि ऐसा कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इन्होंने कर्नल हेनरी ड्यूरेंट की हत्या कर दी थी, है ना। चलिए अगला प्रश्न, सॉरी अगला प्रश्न क्या, यह तो खत्म ही हो गया। तो इसी प्रकार एमपीजीके की क्लास नंबर 14 और यह टॉपिक मध्य प्रदेश का इतिहास, इसकी प्रमुख घटनाएं और राजवंश, यह टॉपिक आज हमारा समाप्त होता है। अगली क्लास में हम स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश के योगदान, इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज आप हमारे साथ बने रहिए, अभी सीरीज काफी लंबी चलने वाली है। यदि यह प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट हमें जल्द से जल्द पूरा करना है, ताकि मैं मेंस का कोर्स भी आपके लिए लेकर आ सकूं। तो इस टारगेट को पूरा करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही इस बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का